हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई 12th क्लास की एक यूनिट है। इसके अंदर हम एटॉमिक फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो एटॉमिक फिजिक्स के जब एटम की डिस्कवरी हुई तो वह कहाँ से स्टार्टिंग हुई, मतलब कहाँ से एटम की डिस्कवरी जो है, मतलब पता लगा कि एटम होता है और एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। तो कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। किसका? वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें ऑब्जर्व जो चीजें की गई, फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की गई और क्या क्या हमारे पास पैरामीटर है। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, एक एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे और ये एक्सपेरिमेंट क्या है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था वो था गीगर मार्स्डन। गीगर मार्स्डन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक मेन इंस्ट्रूमेंट बनाया इन्होंने। कैसा? उसमें सारी चीजें हो रही थी। एक इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग है ना, तो अल्फा का स्कैटर कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल का। तो अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया उन्होंने। सोर्स कौन सा लिया? लाइक बिस्मथ, कोई भी सोर्स ले सकते हैं वो। उन्होंने बिस्मथ लिया, ठीक है, बिस्मथ सोर्स ले लिया और ये एक ब्लॉक बना दिया और यहाँ पे एक सोर्स ले लिया मैंने, अल्फा पार्टिकल का सोर्स। गीगर मार्स्डन ने लिया, मैंने नहीं लिया। और एक कोलिमेटर लगाया उन्होंने बीच में, कोलिमेट करने के लिए। जो भी हम अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे उनको कोलिमेट करने के लिए। और इन सबको बम्बार्ड किया किस पे? गोल्ड की फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस जो है लगभग 10⁻⁻7 मीटर या फिर माइक्रोमीटर के आसपास थी। बहुत ही कम थिकनेस थी, ठीक है, ऐसे तुम्हें दिखेगी भी नहीं साफ साफ। तभी तो इसमें से पार्टिकल्स जो है गुजर गए थे। ठीक है, अब इसमें से अल्फा पार्टिकल जो है, ये है लेड का ब्लॉक है। इसमें काफ़ी लॉस ना हो इसलिए ये लेड का ब्लॉक लिया गया है। ठीक है, और ये जो स्क्रीन है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली है। ये एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है और इसके ऊपर एक हमने माइक्रोस्कोप लगाया है। इन्होंने, गीगर मार्स्डन ने एक माइक्रोस्कोप लगाया था। तो एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व हुआ कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो हैं वो सीधे गए हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ पे गोल्ड पॉइंट के बाद टकराने के बाद जो है कुछ स्कैटर हो गए। तो लेट से ये मैं मान लिया स्कैटरिंग एंगल है। और यहाँ पे एक मूवेबल माइक्रोस्कोप इन्होंने लगाया था, ठीक है, जिससे हम पता लगा रहे थे कि कितने पार्टिकल्स यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एपरेटस है। ये है कोलीमीटर, कोलीमेट करने के काम आता है। जो कि देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने यूज किया है उसके बारे में बता देता हूँ ज़रा। ये है हमारा अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। अल्फा पार्टिकल सोर्स मतलब जहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, लाइक बिस्मथ हो गया जैसे। अब बिस्मथ में से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एपरेटस है। ये लेड का ब्लॉक है, मतलब लेड से बना हुआ, ताकि अल्फा पार्टिकल जो है इधर उधर ना जा पाए, सिर्फ और सिर्फ इधर जाए, सामने जाए। कोलीमीटर का काम क्या है? देखो यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया ताकि इसके ऊपर कोलाइड अगर हो रहे हो तो वो आगे ना जा पाए। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी हमने, लगभग माइक्रोमीटर में बहुत कम जगह खाली छोड़ी है और उसी में से ये पार्टिकल गुजरेंगे। अब गोल्ड फॉइल का थिकनेस बहुत ही स्मॉल है तो इसमें इंट्रैक्शन होगा अल्फा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल के साथ, गोल्ड के एटम के साथ। और उसके बाद जो है जो ऑब्जर्व हुआ तो वो सब चीजें इसके अंदर हैं। देखो इसमें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की गई और क्या क्या एक्सप्लेनेशन दी गई वो सब हम चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्जर्व क्या क्या गया, ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। तो क्या ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। तो एक इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया किसके बीच में, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, ये स्कैटरिंग एंगल इन्होंने ले लिया थीटा। अब जैसे जैसे थीटा अगर बढ़ रहा है तो अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वहाँ पे कम आ रहे हैं, ये ऑब्जर्व हुआ यहाँ पे। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, एक बात मैं बता देता हूँ आपको, अल्फा पार्टिकल जो है वो होते क्या हैं। अल्फा पार्टिकल वैसे होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम का एक न्यूक्लियस है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है इस अल्फा पार्टिकल के अंदर। जो भी पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं उनके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है हमें, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेज एज स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेज। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई, फिर एक्सप्लेनेशन क्या दी गई? देखो मैं लिखता हूं सबसे पहले कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल गोज
अनडिफ्लेक्टेड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स गए हैं मोस्टली जो है ज़्यादा से ज़्यादा। देखो एंगल ये थीटा जो है स्मॉल है जब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब थीटा स्मॉल पे वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल हमें ऑब्जर्व हुए हैं। अब क्यों ऑब्जर्व हुए हैं, देखो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या दी फिर, तो मोस्टली अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड बिकॉज, अब यहां से क्या एक्सप्लेनेशन किया गया, यहां से क्या चीज महसूस की गई, बिकॉज नहीं लिखेंगे, अब यहां से क्या चीज महसूस होगी, दिस इंप्लाइज देर इज लॉट ऑफ स्पेस, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस अवेलेबल इन एन एटम। ठीक है, एक एटम के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है जिसमें से ये अल्फा पार्टिकल जो है सीधे निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये यहां से कहा गया कि एक एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस खाली पड़ी है। स्पेशली यहाँ पे एटम की इसकी बात हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है। गोल्ड के एटम्स में, वैसे तो सभी एटम्स में स्पेस खाली है, लेकिन गोल्ड की, यहाँ पे गोल्ड ही लिया था तो गोल्ड की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, एम्प्टी स्पेस है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे क्या कि फॉर लार्ज स्कैटरिंग, मतलब जो एंगल है वो ज़्यादा है तब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम है। देखो यहाँ पे थीटा अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम है, मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत कम पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से क्या एक्सप्लेन किया गया, फॉर लार्ज स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स, रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया, रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट किया गया भाई कि एक एटम के अंदर जो है, सजेस्टेड दैट एवरी एटम हैव न्यूक्लियस वेयर होल मास एंड होल पॉजिटिव चार्ज is concentrated, positive charge is concentrated। सारा का सारा जो है मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वहीं पे कंसंट्रेट है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, देखो हीलियम का न्यूक्लियस है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा। हीलियम न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा उसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस न्यूक्लियस के बीच में और इस गोल्ड एटम के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज देर इज ए कूलाम्बिक रिपल्सन बिटवीन, देर इज ए कूलाम्बिक रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो लार्ज डिफ्रैक्शन के लिए ये रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया कि एवरी एटम हैज़ ए न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज का है। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज का है, तो देयर इज ए रिपल्सन बिटवीन देम। कौन सा रिपल्सन होगा, कूलाम्बिक रिपल्सन होगा। तो कूलाम्बिक रिपल्सन होगा तो देयर इज ए स्कैटरिंग होगी हमारे पास। तो देखो ये अगर मैं न्यूक्लियस मानता हूँ, अगर ये एटम ही मान लो, चलो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही यहाँ जाएंगे तो इस पर तो कूलाम्बिक रिपल्सन होगा, वापस चले जाएंगे। यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा तो रिपल्सन की वजह से ये स्कैटर हो गया, और थोड़ा सा दूर जाएंगे तो बहुत कम स्कैटर होगा, और भी दूर जा रहे हैं तो सीधा निकल जाएंगे वो। ठीक है, तो जो डिपेंड करता है किस पे, कि कौन सी स्पेस में से वो गुजर रहे हैं। मेनली जो है ओनली एंड ओनली स्पेस में से जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एटम है उन्हीं के साथ इंटरेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है यहाँ से एटम जो है थोड़े से बैंड होके चले जाएं यहाँ। ठीक है, सभी साइड में जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन, कौन एटम के अंदर कहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, न्यूक्लियस के साथ हो रहा है या फिर न्यूक्लियस की खाली जगह में से जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें कितने एंगल पे कितने मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेनली जो एटम के बारे में थोड़ी सी उसकी जो संरचना है वो यहीं से बताई गई है। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, देखो ये एक्सपेरिमेंट जो है गोल्ड के ऊपर ही किया गया था और गिगर मार्सडेन ने इसको किया गया था। मार्सडेन की स्पेलिंग सही कर लेना, MARSDEN करना इसको।
और मार्सडेन ने किया इसको एक्सपेरिमेंट को और रदरफोर्ड ने इसको सजेस्ट किया। फिर मार्सडेन ने तो चेक किया भाई क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो वो सब चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व किया और फिर रदरफोर्ड ने इनको सजेस्ट किया कि एवरी एटम हैज़ ए न्यूक्लियस, और जिसकी रदरफोर्ड मॉडल को हमने फिर एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन कुछ हद तक एक्सेप्ट किया। फिर रदरफोर्ड के बाद बोहर मॉडल को जो है एक्सेप्ट किया गया और बोहर मॉडल के बाद जो है बोहर मॉडल को भी फेलर किया गया और उसके बाद जो है बोहर समरफोर्ड आया तो उसको मॉडल को एक्सेप्ट किया गया है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या क्या है, देखो ये हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया है इसमें 2-3 टर्म है जो कि काम आती है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड अब यहां से क्या पता लगेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, मतलब एक न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना होता है लगभग, ये हम डिटरमाइन करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक न्यूक्लियस मैंने बना दिया, चलो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस है, गोल्ड का हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, फिलहाल के लिए हम कोई भी न्यूक्लियस मान रहे हैं तो इसका एटॉमिक नंबर जो है मैं जेड कंसिडर कर रहा हूँ और यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो है इसके ऊपर बम्बार्ड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस से ये अल्फा पार्टिकल जो है वापिस चल जाएंगे। अब ये डिस्टेंस जो होगी ना इसको हम बोलेंगे, इसके सेंटर से और यहाँ तक इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, जो एटम है उसके अंदर काफ़ी जगह खाली पड़ी है। अब ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं जा पाएगा अल्फा पार्टिकल, क्योंकि देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन देन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन देम, जिसकी वजह से ये वापस रिपेल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, इट इज द डिस्टेंस, it is the closest distance between alpha particle and nucleus up to which alpha particle goes against Coulombic रिपल्सन। ठीक है, कोलम्बिक रिपल्सन के अगेंस्ट तक कितनी दूर तक ये जा सकता है। ठीक है, कितना क्लोज उसके जा सकता है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल gets converted into potential energy, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखो इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बराबर कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चार्जेस का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चार्ज Q1 क्या है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि कितना होगा 2 इंटू में E, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल का चार्ज है ये, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, Q2 क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस किसी का भी एटम का हो सकता है तो इसको Z ही मानेंगे, एटॉमिक नंबर Z इंटू में E मैं इसमें कर रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर R0 की वैल्यू हमें निकालनी है तो R0 की वैल्यू निकालो, Q1 बाई Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और काइनेटिक एनर्जी Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा 2ZE स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बन गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम अल्फा पार्टिकल की मान लें, लेट से मैंने मान लिया 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एटॉमिक नंबर मैंने इस एटम का मान लिया, लेट से ये गोल्ड है हमारे पास तो जेड हो गया हमारे पास 79। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना बनेगा, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करो, जेड की वैल्यू 79 और ई की वैल्यू तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, उसका स्क्वायर करना है हमें, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9 और बच गया काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू पुट करो 7.9, मेगा की जगह 10⁻6 पुट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा।
देखो यहाँ पे कुछ एक कंडीशन मैंने यूज किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया है मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल होता है, और 1/4πε0 जो है कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ ऐसा यूनिट के अंदर। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी कमेंट करके मेरे को बताना है। 1/4πε0 की यूनिट क्या होती है। देखो यहाँ से 7.9 से 79 कट गया 10 के ऊपर, तो इसकी वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे, देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जो है यहाँ से कैंसिल भी हो रहा है एक पॉइंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये आ गई 29 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, और 10⁻⁻15 को मैं बोलता हूँ फिर फर्मी या फिर फेम्टोमीटर बोलो तुम। ठीक है, तो 29 फर्मी डिस्टेंस आ गई गोल्ड एटम के लिए। गोल्ड एटम से क्लोजेस्ट अप्रोच जो है कितनी आ गई, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी आ गई अल्फा पार्टिकल की, ये 29 फर्मी आ गई। अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर ये है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है R0 ये आई हमारे पास लगभग कितनी 29 फर्मी। अब देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अंदर तो जा नहीं सकता, क्योंकि देयर इज वेरी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम, तो बिल्कुल पास में जाके ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम इससे ये कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियस का साइज जो है, एटम का जो न्यूक्लियस है इसका जो साइज है वो लगभग कितना है, न्यूक्लियर साइज जो है वो ऑर्डर ऑफ फर्मी, 1 फर्मी, 1 फर्मी के आसपास जो है इसका ऑर्डर है। 1 फर्मी 2 फर्मी भी हो सकता है, इसके आसपास ही है, मतलब जो मेन है वो फर्मी है। फर्मी रेंज, फर्मी ऑर्डर मतलब 10⁻⁻15 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 29 इसके साथ मल्टीप्लाई है, मतलब काफी दूर है इस न्यूक्लियस से ये। ठीक है, तो यहाँ से एटम का जो न्यूक्लियस है उसका साइज लगभग हमें पता लगा कि कितना हो सकता है, फर्मी के साइज का न्यूक्लियस हो सकता है। इस चीज से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हमें ये पता लगा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसमें एक पैरामीटर है, एक डेफिनेशन है इम्पैक्ट पैरामीटर की, वो हम पढ़ेंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। इम्पैक्ट पैरामीटर का काम क्या, कहाँ आता है, वो सब चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुआ था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वहीं से ये डिफाइन किया गया था। एक पैरामीटर है इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट गिरना, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, ये पैरामीटर है, इट इज़ द एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एक न्यूक्लियस से, एक न्यूक्लियस में बना देता हूँ, चलो ये न्यूक्लियस है। ठीक है, कोई भी एटम का है, फिलहाल के लिए आप कुछ भी एटम मान सकते हो, यहाँ पे गोल्ड भी मान सकते हो क्योंकि गोल्ड ही गीगर मास्टर ने माना था। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे जा रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की, वो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल में। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन velocity vector of alpha particle, velocity vector of alpha particle and center of nucleus when it is very far from it। ठीक है, कितना इम्पैक्ट इसके ऊपर गिरेगा वो डिपेंड करता है इस वैल्यू पे, इस डिस्टेंस पे। इस अल्फा पार्टिकल जो ऐसे गुजरेगा यहाँ से ये, तो इस पे कितना इफेक्ट ये न्यूक्लियस गिरेगा, तो वो डिपेंड करता है इस बी पे। तो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की गई यहाँ से, रिजल्ट में लिखता हूँ सीधे। फॉर बी इज लार्ज, फॉर लार्ज बी, अगर बी हमारे पास लार्ज है, मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर अगर लार्ज है हमारे पास, तो क्या होगा। तो देखो लार्ज अगर बी है, इसका मतलब ये काफी दूर से जा रहा है न्यूक्लियस के, है ना, काफी दूर से, तो देर इज वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व। सो फॉर लार्ज बी देर इज वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व, ऑलमोस्ट मतलब अनडिफ्लेक्टेड ही जाता है, वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व, क्योंकि बिकॉज देर इज negligible coulombic repulsion between them। ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना है आपको, between them। ठीक है,
सेकेंड पॉइंट इसमें हम लिखते हैं, अगर लार्ज बी है तो हमने क्या देखा कि ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं लगभग, मतलब कोई स्मॉल डिफ्लेक्शन इसके अंदर आ रहा है हमारा। अगर ये बी जो स्मॉल है, फॉर स्मॉल बी, अगर बी जो है इम्पैक्ट पैरामीटर जो है स्मॉल है, तो देर इज काउंटेबल डिफ्लेक्शन, मतलब कुछ डिफ्लेक्शन आया है, काउंटेबल डिफ्लेक्शन या ऑब्जर्वेबल डिफ्लेक्शन हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेबल सही स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे ऑब्जर्वेबल लिखो, ऑब्जर्वेबल डिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेबल डिफ्लेक्शन। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ डिफ्लेक्शन हमें मिला है, बिकॉज देर इज सम कूलम्बिक रिपल्सन बिटवीन देम, कूलम्बिक रिपल्सन बिटवीन देम। ठीक है, कुछ रिपल्सन की वजह से जो है अल्फा पार्टिकल जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हम कहेंगे, उसको स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से गया तो ये स्कैटर हो गया, तो स्कैटरिंग एंगल ये मान लिया मैंने। ठीक है, जैसे जैसे बी स्मॉल होता जाएगा तो ये स्कैटरिंग एंगल जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, से थर्ड पॉइंट ये लिखो, इफ बी इज जीरो, समझ में आ रहा है? अगर सेंटर से यहां से जा रहा है बी, तब क्या होगा? अगर अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है तब, तो यहां से आने के बाद जो है वही हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वापस आ जाएगा। फॉर बी इज जीरो, स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री, मतलब टोटल डिफ्लेक्शन, टोटल रिफ्लेक्शन बैक, टोटल रिफ्लेक्टेड बैक, वापस अल्फा पार्टिकल जो वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इंपैक्ट पैरामीटर का लगभग फॉर्मूला जो है क्या बनता है, ZE² कोट थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसकी सहायता से, फॉर्मूला की सहायता से ये सारे पैरामीटर जो है आप डिड्यूस कर सकते हैं। जैसे क्या है, फॉर लार्ज बी, अगर बी लार्ज हो, यहाँ पे बी की वैल्यू अगर लार्ज करोगे तुम, देखो ये इधर वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएबल है ना। काइनेटिक एनर्जी हमने फिक्स कर दी अल्फा पार्टिकल की, जेड जो है अगर ये एटम हमने फिक्स कर दिया तो भी फिक्स होगी, ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो सिर्फ वेरिएबल है यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल। तो बी लार्ज होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोट थीटा बाई 2 जो है इसकी वैल्यू लार्ज हो गई, है ना। और कोट थीटा बाई 2 क्या होता है, कोस अपॉन में साइन। अगर इसकी वैल्यू पूरे की लार्ज है, इसकी मतलब ये वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो, थीटा बाई 2 जो है स्मॉल होना चाहिए, और इसका मतलब थीटा जो है स्मॉल होना चाहिए। तो वही मैंने लिखा है, देयर इज वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड फॉर लार्ज बी। सिमिलरली फॉर बी स्मॉल होगा, अगर स्मॉल तो स्मॉल होगा तो कोट थीटा बाई 2 है उसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, और इसका मतलब थीटा जो है वो लार्ज हो जाएगा। तो थीटा बढ़ने लग जाएगा एज बी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर जैसे जैसे कम होगा, स्कैटरिंग एंगल वैसे वैसे बढ़ने लगेगा। अगर बी जीरो हो गई तो कोट थीटा बाई 2 जो है वो जीरो हो जाएगा, और कोट थीटा बाई 2 जीरो कब होगा, जब कोस थीटा बाई 2 जीरो हो, और कोस थीटा बाई 2 जो है जीरो कब होगा, जब थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा क्या बन जाएगा फिर 180 डिग्री। यही मैंने लिखा है। तो पूरा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या क्या पढ़ी हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट जो क्या ऑब्जर्व हुआ था कि स्कैटरिंग एंगल है, डिफ्लेक्शन होता है, कुछ एक पार्टिकल जो है सीधे गुजरते हैं, कुछ एक डिफ्लेक्टेड होके गुजरते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दिखेगी कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसकी वजह से कूलम्बिक रिपल्सन आता है और जिससे वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और एटम के अंदर काफ़ी जगह खाली पड़ी है तो उसमें से सीधे गुजर जाते हैं, तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल वो भी जा रहे हैं, मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब काफ़ी सारी जगह जो है वो खाली पड़ी है। ठीक है, ये तो था हमारा पहला। फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने पढ़ी, मतलब कम से कम डिस्टेंस पे अल्फा पार्टिकल जा सके अगेंस्ट कूलम्बिक रिपल्सन, जब तक कूलम्बिक रिपल्सन जो है हैवी ना हो जाए वहां पे। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, उससे हमने वो निकाला था। और उससे हमने फिर ये ऑब्जर्व किया, गोल्ड लेके हमने गोल्ड की एटम लिया हमने और काइनेटिक एनर्जी कुछ ली हमने, तो ऑब्जर्व किया कि फर्मी के साइज का लगभग वो हमारे पास न्यूक्लियस का साइज आता है, फर्मी के साइज का। इंपैक्ट पैरामीटर हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये इंपैक्ट पैरामीटर है। अगर इसकी वैल्यू जो है स्मॉल होगी तो इसका मतलब स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा है,
लार्ज वैल्यू है स्कैटरिंग एंगल कम है, बी अगर 0 है स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री है। तो इससे हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब पूरा एटम के बारे में अभी हमने पढ़ा है, एटम की डिस्कवरी हमने पढ़ी है थोड़ी थोड़ी इसके अंदर, एटम के बारे में, एटम के जो इनसाइड एटम के भीतर क्या है वो सब चीज़ें हमने धीरे धीरे इसमें गीगर मास्टर ने ऑब्जर्व की थी। ठीक है, तो इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आएगा, फिर रदरफोर्ड मॉडल ने पूरा इसके बारे में बताया फिर एटम के अंदर क्या होता है, लेकिन वो भी फेल हो गया था। फिर बोहर मॉडल आता है, वो भी फेल हो गया था। और बोहर के बाद फिर आता है समरफोर्ड, बोहर समरफोर्ड मॉडल, वो सक्सेस रेट है उसकी, वो अच्छा से चल रहा है अभी। लेकिन 12th क्लास में फिलहाल के लिए तुम बोहर मॉडल ही पढ़ोगे, बोहर मॉडल के आगे नहीं पढ़ोगे। तो बोहर मॉडल ही काम आता है मेनली, जो बोहर मॉडल से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाती है। जैसे प्लैनेट्स हमारे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट हैं, वैसे ही यहाँ पे भी बोहर समरफोर्ड ने यही कहा था, समरफोर्ड ने जो है उसको मॉडिफाई किया था बोहर मॉडल को, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट की बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। तो बोहर समरफोर्ड मॉडल जो है थोड़ा सा एडवांस वर्जन में चला जाता है, तो बोहर मॉडल तक ही इसमें तुम्हारे सिलेबस में है, तो वही पढ़ना है।